नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि जापान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई कि इंडिया ने हमारा प्लेन लैंड नहीं होने दिया। एक ऐसा प्लेन जो एक्चुअली यूक्रेन के लोगों के लिए हेल्प एड की कोई जो सप्लाईज है, ब्लैंकेट हो गया, खाना हो गया, वो लेकर जा रहा था। इंडिया ने रास्ते में ये प्लेन कह दिया कि हम इसको लैंड नहीं होने देंगे। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा आर्टिकल, जापान सेज इंडिया रिफ्यूज्ड परमिशन फॉर एयरफोर्स प्लेन टू कलेक्ट एड। ये जो प्लेन है ये यूक्रेन की तरफ जा रहा था हेल्प के लिए। और इवन दो इंडियन मीडिया में ये टॉपिक एक्सटेंसिवली तब तक कवर नहीं हुआ जब तक भारत सरकार ने कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, मगर जापानीज मीडिया ने हर जगह ये प्रिंट कर दिया कि इंडिया ने लिटरली जापान का मिलिट्री प्लेन ब्लॉक कर दिया है जो यूक्रेन में एड देने के लिए जा रहा था। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि देखो, कोई हमने यूक्रेन के लिए जो मदद जा रही है जापान की तरफ से, इसको मना नहीं किया है। हाँ, मगर इंडिया ने एक बात क्लियर कर दी है कि यूक्रेन की तरफ इंडिया की ज़मीन से कोई मिलिट्री प्लेन नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इशू क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, खेरसॉन आज के समय काफ़ी हद तक न्यूज़ में है यूक्रेन वॉर की वजह से। आपको बताना है कि खेरसॉन क्या है। क्या ये एक यूक्रेनियन शहर है जो रिसेंटली कैप्चर कर लिया है रशिया ने? क्या ये एक रशियन सिटी है जिसको बॉम्ब किया है पहली बार यूक्रेन ने? क्या ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो टेस्ट किया है रशिया ने? या फिर क्या ये एक यूक्रेन का मिसाइल है जिसको यूज किया गया था रशिया की वॉरशिप डुबाने के लिए? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब मुझे बताएं, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका सवाल आएगा कि सर बेसिक जो कहानी है ना, ये समझ नहीं आ रही। आप ये कह रहे हो कि जापान की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी थी यूक्रेन में, मगर रास्ते में फिर इंडिया कैसे आ गया? अगर मान लो जापान को कंबल, खाना, कुछ और मदद भेजनी है यूक्रेन को, तो डायरेक्टली भेजो यहाँ पे सीधा। यहाँ पर इंडिया की आवश्यकता क्या है? देखिए हुआ क्या था, इंडिया जापान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि यूनाइटेड नेशंस ने जो बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का सामान इकट्ठा किया है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैंकेट हो गया, बच्चों के लिए कुछ सामान है, ये सब जो सामान इंडिया में इकट्ठा किया है, जापान का प्लेन इंडिया में आएगा, ये सामान इकट्ठा करेगा और उसके बाद इंडिया से ये प्लेन जाएगा सीधा पोलैंड और रोमानिया की बॉर्डर पे। पोलैंड और रोमानिया की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये प्लेन रुकेगा और फिर यूक्रेन में ये कोशिश करेंगे कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है ये यूक्रेन के लोगों को प्रोवाइड करे। तो जापान ने इसके लिए एक C2 ट्रांसपोर्ट विमान भेजा। अब C2 ट्रांसपोर्ट विमान मैं आपको ये बता दूं, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का। तो जब जापान का ये ट्रांसपोर्ट विमान भारत में आया तो भारत ने मना कर दिया कि देखिए, यहाँ से हम कोई यूक्रेन की कोई जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान से हम इसको अलाउ नहीं करेंगे कि ये यूक्रेन में जाएगी। तो इंडिया ने यहाँ पर मना कर दिया। इसको लेकर जापान के इवन पार्लियामेंट में जो इनके लॉ मेकर्स हैं वहाँ पर भी डिस्कशन हुआ कि इंडिया ने अचानक से ये सारा प्लान बदल क्यों दिया। ना इंडिया ने बाद में यहाँ पर क्लैरिफाई करी ये बात कि देखो, हम लोग कोई मिलिट्री विमान अलाउ नहीं करेंगे, मगर कोई कमर्शियल प्लेन है, अगर कोई कमर्शियल प्लेन है वो अगर जाना चाहता है यूक्रेन की बॉर्डर पर, पोलैंड के पास, रोमानिया के पास, वो हम अलाउ करेंगे। मगर एक बड़ा खराब दृश्य जाता है कि अगर एक मिलिट्री प्लेन जापान से इंडिया में रुके फिर जाए यूक्रेन की तरफ, इससे ऑफ कोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है रशिया इंडिया के बीच में। ना ये तर्क है भारत का, मगर सोशल मीडिया पे बहुत सारे अमेरिकन, यूक्रेनियंस, इवन कुछ हद तक जापानीज लोग इंडिया के इस मूव से गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे रेडिट पे एक पोस्ट है, यहाँ पर लिखा है जापान रिवर्स यूक्रेन एड प्लान आफ्टर इंडिया ब्लॉक्स मिलिट्री प्लेन। तो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि देखो, ये अमेरिकन या फिर यूक्रेनियन लोग हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया को सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या ये एक तानाशाह का सपोर्ट करना चाहेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, पश्चिमी देश, उनको लेकर इंडिया का एक्सपीरियंस इन द पास्ट खराब रह चुका है, मगर इंडिया को सोचना होगा कि जिस कंट्री को इंडिया सपोर्ट कर रहा है आज के समय, क्या ये जेन्युइनली इंडिया का फ्रेंड है? और कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं नॉट कूल इंडिया, नॉट कूल, ये तो सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन एड वाला प्लेन था, इसको अलाउ कर देते। मगर ये सब लोग एक बात भूल रहे हैं। एक्चुअली भूल क्या रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया ने ये बात तो खूब कवर करी है कि इंडिया ने थोड़ा सा ऑयल, नेचुरल गैस परचेज कर लिया रशिया से, मगर वेस्टर्न मीडिया ने ये बात कवर नहीं करी कि जो बाइडेन ने खुद इंडिया को थैंक किया है कि इंडिया ने डायरेक्टली बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है यूक्रेन को। और इंडिया का देखो ये जो यहाँ पर स्टांस है कि कमर्शियल प्लेन्स को ही हम अलाउ करेंगे कि इंडिया में लैंड होकर ये जा सकते हैं पोलैंड में या फिर रोमानिया में नियर द यूक्रेनियन बॉर्डर। इस पॉलिसी के पीछे मेन रीजन है
इंटरनेशनल लीजन ऑफ टेरिटोरियल डिफेंस ऑफ यूक्रेन का। ये समझाता हूँ क्या है। आपको पता होगा आज के समय दुनिया भर से इंटरनेशनल सोल्जर्स खुद अपनी मर्जी से यूक्रेन जा रहे हैं और रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 70 के आसपास तो जापानी ही हैं, ये खुद चले गए यूक्रेन में लड़ने के लिए। अब एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में आप मान के चल लीजिए जापान कुछ 10 सोल्जर्स को ले जाता है यूक्रेन में, और रशिया को इंटेलिजेंस मिल जाती है कि एक जापान का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया में रुका था, यहाँ पर कोई 10 सोल्जर्स थे, बाद में ये यूक्रेन में रुक भी गए, ये लोग आज के समय फिर लड़ भी रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। तो इससे इंडिया रशिया के जो रिलेशंस हैं खराब हो सकते हैं, हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखनी है। तो इसलिए इंडिया ने क्लियरली ये कह दिया कि सिविलियन एयरक्राफ्ट लेके आ जाओ, वी हैव नो प्रॉब्लम विद अ सिविलियन एयरक्राफ्ट। मगर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इंडिया अपना जो ये नैरेटिव है दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रहा। मेरे हिसाब से नीड ये है आज के समय कि सिंस ये यूक्रेन वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न कंट्रीज में हर आम आदमी पढ़ रहा है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि इंडिया एक प्रॉपर पीआर कैंपेन करे, ये बात वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचाए न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, कि इंडिया हेल्प करने को तैयार है यूक्रेन को। इंडिया ने बहुत तरीके से असिस्टेंस भेजी है यूक्रेन को, और इंडिया का जो प्रॉपर स्टांस है ये भी क्लियर होना चाहिए। हम ना रशिया की तरफ से बात कर रहे हैं ना यूक्रेन की तरफ से बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि वॉर रुक जाए। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर कोई साइड सही है, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। ये बात इंडिया ने अपने लोगों को तो बता दी है, मगर मेरे हिसाब से इंटरनेशनली ये बात क्लैरिफाई करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी के लिए वेस्टर्न मीडिया और अब तक कुछ हद तक मैं कहूँगा इवन जापानीज मीडिया इंडिया को पेंट कर देगा एज ए वेरी प्रो रशिया कंट्री। नाउ यहाँ पर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि इंडिया का जो स्टांस है कि ओनली कमर्शियल प्लेन्स विल बी अलाउड फॉर यूक्रेन ट्रैवल, क्या ये स्टांस सही है, या आप मानते हैं कि नहीं एक बार को मिलिट्री प्लेन को भी भेज देते क्या फ़र्क पड़ता? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि खैरसॉन आज के समय काफ़ी हद तक न्यूज़ में है रिगार्डिंग द यूक्रेन वॉर। ये आखिर है क्या? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, ये एक यूक्रेनियन शहर है जो रशिया ने कब्जा लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे बैटल ऑफ खैरसॉन हुई थी और इवेंचुअली इसका रिजल्ट हुआ कि रशियन विक्ट्री हुई। 6 दिन के अंदर रशिया ने यह शहर कब्जा लिया यूक्रेन का। और आज के समय भी आप अगर देखो तो खैरसॉन अकेला कैपिटल है यूक्रेन की मेजर प्रोविंस का जो रशिया ने कब्जाया है इस वॉर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि खैरसॉन क्या है और ये न्यूज़ में भी क्यों था। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।